जोहार दोस्तों। झारखंड में ऑफिसर बनने का सपना देखना आसान है, लेकिन उस सपनों को हकीकत में बदलना हर किसी के बस की बात नहीं। और इस सफर की सबसे पहली और मजबूत दीवार है आंसर राइटिंग। कहने का भाव यही है दोस्तों कि यदि आपको जेपीएससी निकालना है तो आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। और आंसर राइटिंग ही है जो आपको या तो वीडियो सीओ डीएसपी बनाएगा या फिर आप रोड में घूमते हुए रह जाएंगे जिंदगी भर। तो यदि आपको आंसर राइटिंग नहीं आता है तो आपके साथ जो है बहुत बड़ा समस्या है। उन समस्याओं को दूर कीजिए और कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग जो है करना स्टार्ट कीजिए। आप नोट्स मार्केट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन उन नोट्सों को या उन बुक में जो बहुत सारा मटेरियल दिया है उन बुक को किस तरह से आप लिखेंगे, कितना कंटेंट के साथ लिखेंगे, किस तरह डायग्राम, फ्लो चार्ट, करंट अफेयर्स, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मैपिंग, डायग्राम, यदि ये सब आप नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आप बहुत पीछे रह जाएंगे औरों से। दोस्तों, मेरा भी एक प्रयास है झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी से कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जेपीएससी जिद है मेरी। दोस्तों, आप सबका सरई पाठशाला में स्वागत है और हम आपके साथ तब तक हैं जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। आपके फाइनल सिलेक्शन तक हम आपके साथ रहेंगे दोस्तों। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कंटिन्यू बेसिस पे काम करते रहिए, क्या कि जेपीएससी एक दो दिन का गेम नहीं है, एक दो महीने का गेम नहीं है। इसके लिए आपको कंटिन्यू बेसिस पे काम करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। आप T20 या फिर 50-50 मैच खेल के जेपीएससी नहीं निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल टेस्ट मैच है, तो टेस्ट में जो है आपको 5 दिन लगता ही लगता है खेलने में। तो उसी तरह आपका जो है जेपीएससी है, यहाँ जो है जेपीएससी प्रीलिम्स निकालना आसान है लेकिन मेंस निकालना उतना ही कठिन है दोस्तों। तो चलिए, जो हम लोग स्टार्ट किए थे जेपीएससी आंसर राइटिंग का सेशन, उसको आगे बढ़ाते हैं। आप जानते होंगे कि 6 जेपीएससी का जो पेपर 3 है इसका हम पूरा आंसर राइटिंग करवा दिए हैं। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट बनाया हुआ है 6 जेपीएससी आंसर राइटिंग। आप वहाँ जाइएगा, पूरा आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, पीए का, इकोनॉमिक्स का और साइंस का मिल जाएगा। तो ये आप देखते होंगे कि हिस्ट्री का यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 क्वेश्चन जो है, चोल शासक, मोहन तुगलक वाला जो है, बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन, अब बिरसा मुंडा आंदोलन, ये हम करवा चुके हैं। अब ना हम यहाँ स्टार्ट किए आपका ज्योग्राफी का। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूकंप विज्ञान किस प्रकार प्रभाव डालता है, बड़ी बढ़िया तरीका से लिखा गया है। वर्तमान समय में भारत का चीनी उद्योग उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो रहा है, ये भी करवा दिए हम। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की तीव्र नगरीकरण का साधारण विवरण प्रस्तुत कीजिए, ये भी हो चुका है। और झारखंड में ग्रामीण अधिवास के प्रकार का वर्णन कीजिए। हम आपको ईमानदारी से बोल रही है, आंसर राइटिंग हम करवाए हैं बहुत बेहतर तरीका से, डायग्राम के साथ और बहुत अच्छा कंटेंट के साथ करवाया गया है। तो आप लोग जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा आंसर राइटिंग आपका जो है, और जाके देखिए। दोस्तों, अभी हम 7 जेपीएससी स्टार्ट किए हैं। 7 जेपीएससी में इसका पूरा ऑब्जेक्टिव ले लिए थे पहला क्लास में। उसके बाद जो है आपका इसका जितना सारा आंसर राइटिंग है, आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री से था, फिर शेरशाह सूरी की उपलब्धियां वाला जो क्वेश्चन था मेडिवल हिस्ट्री से, भारत राष्ट्र आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका, ये हो चुका था मॉडर्न हिस्ट्री से। और झारखंड का हिस्ट्री से बिरसा मुंडा आंदोलन के बाद झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष ने अपना उग्रवादी एवं हिंसात्मक स्वरूप त्याग कर संवैधानिक और शांतिपूर्ण स्वरूप अपना लिया। कहाँ आप इस बात से कहाँ तक सहमत है, इस कथन से कहाँ तक सहमत है, ये हो चुका था दोस्तों। अब जो है हम आगे बढ़ाएंगे सेशन को और हम लोग जो है पहुंचेंगे धीरे धीरे करके ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में पहला क्वेश्चन यही है, उष्ण कटिबंध चक्रवातों के मौसम का वर्णन कीजिए। ये चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, प्रायः कौन से मार्ग से गुजरते हैं, ये ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये आपका जो है सिलेबस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे कि सिलेबस में कहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो देखिए, सिलेबस में यही है आपका पेपर थर्ड में हिस्ट्री है ए नंबर में, और बी नंबर सेक्शन जो है वो 1 नंबर जो सेक्शन है वहाँ पे है आपका ज्योग्राफी। यहीं पे है आपका चक्रवात, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उष्ण कटिबंध चक्रवात आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है। लेसन नंबर 7 में जाइएगा और यहाँ मिलेगा उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण चक्रवात, यहीं से लिया गया उष्ण कटिबंध चक्रवात के बारे में जो आपका आंसर राइटिंग हम करवाएंगे। यहीं से क्वेश्चन है, यहीं से राइज किया गया है और यहीं से आपको समझाएंगे। दोस्तों, ये सब कंटेंट जल्दी मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है कंटेंट। अब देखिए, जो आपका उष्ण कटिबंध चक्रवात है ना, ये आपका था 7 जेपीएससी में, लेकिन इसी सेक्शन से आपका मतलब कि सेक्शन ए से फिजिकल ज्योग्राफी से 6 जेपीएससी में क्या क्वेश्चन आया था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भूकंप विज्ञान किस प्रकार प्रभाव डालता है, व्याख्या कीजिए। देखिए, यहीं पे आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा ना, आपका तैयारी हो जाएगा और बड़ी बढ़िया तरीका से हो जाएगा। देखिए, भूकंप विज्ञान यहाँ पे होगा कि यहाँ से भूकंप था, पृथ्वी की उत्पत्ति का क्रमिक विकास में यहाँ भूकंप था, यहाँ सेक्शन आपका लेसन नंबर 1 हो जाएगा। फिजिकल ज्योग्राफी में, भौतिक ज्योग्राफी में, तो यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए वाला क्वेश्चन है, फिर यहाँ से राइज किया गया ई वाला क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा ना, तो आपका तैयारी बहुत बढ़िया तरीका से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का आंसर राइटिंग। तो
आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, झारखंड के किस कोने से हैं आप लोग। दोस्तों आपका जो है देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भूकंप विज्ञान किस प्रकार प्रकाश डालता है, व्याख्या कीजिए। इसका हम पूरा बढ़िया तरीका से देख पा रहे होंगे कि एकदम डायग्राम वगैरह बना होना हम देख रहे हैं कि बड़ी बढ़िया तरीका से इसका आंसर राइटिंग हम डाल दिए हैं। आप वहाँ से कर सकते हैं पूरा ज्योग्राफी का। अब देखिए, अभी जो हम आपको आंसर राइटिंग करवाने वाले हैं, ये क्वेश्चन है 1 मिनट 7 जेपीएससी का है। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 41 है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इससे पहले हम 40 क्वेश्चन करवा चुके हैं। 36 क्वेश्चन आपका 6 जेपीएससी का और 4 क्वेश्चन 7 जेपीएससी का हो चुका है। ये 5 क्वेश्चन है 7 जेपीएससी का, टोटल मिला के 41 क्वेश्चन है आपका आंसर राइटिंग का। तो हमको जहाँ तक लगता है कि यदि आप इस तरह का कंटिन्यू बेसिस पे क्लास करते रहिएगा तो आपका आंसर राइटिंग का, नोट्स का कहीं दिक्कत नहीं होगा, कंटेंट का, डायग्राम का, फ्लो चार्ट का कहीं आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाला। आप लोग धीरे धीरे करके आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मौसम का वर्णन कीजिए। ये चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, प्रायः कौन से मार्ग से गुजरते हैं। Describe the weather of a tropical cyclone. Where do these storms originate? What path do they usually follow? देखिए इसमें ना आपका इंट्रोडक्शन है, फिर यहाँ जो क्वेश्चन का जो डिमांड है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मौसम का वर्णन कीजिए। तो देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का मौसम यहाँ पे लिख दिया गया। जो जो क्वेश्चन है, फिर क्या ये चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, ये लिख दिया गया यहाँ पे, और इसको जो है काम कर दिया गया है। फिर अगला जो है क्वेश्चन पूछा गया है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मार्ग, उसको लिख दिया गया है, मार्ग को बढ़िया तरीका से। फिर जो है भारत में जो है इसका कहाँ कहाँ प्रभाव होता है, इसको एक डायग्राम के थ्रू इंडिया का मैप बना के दिखा दिया गया है। और लास्ट में आ जाएंगे हम लोग कंक्लूजन में, जो बड़ी बढ़िया तरीका से लिखा गया है। दोस्तों ये पूरा जो कंटेंट है, ये देखिए हम लिए हैं कहाँ से, तो एनसीईआरटी बेस्ड जो है आपका महेश कुमार बनवाल सर का किताब है आपका भारत का ज्योग्राफी। इससे बहुत सारा कंटेंट लेने का प्रयास किया गया है। परीक्षा वाणी का किताब है भारत का ज्योग्राफी, एसके ओझा सर का किताब है ये। उसके बाद जो है आपका माजिद हुसैन सर का किताब है फिजिकल ज्योग्राफी, यहाँ से लिया गया है। फिर आपका जो है दृष्टि आइस का किताब है, वो हम रखना भूल गए हैं, उससे भी कंटेंट लिया गया है। और आपका जो 50-60% कंटेंट आप देख पा रहे हैं कक्षा 11 के लिए पाठ्य पुस्तक भारत का भौतिक पर्यावरण, यहाँ से लिया गया। ये एनसीईआरटी का किताब है और इससे भी बहुत सारा कंटेंट हम लिए हैं। लगभग 60-70% कंटेंट जो है हम यहीं से लिए हैं। आपको जो है धीरे धीरे करके हम दिखाते हैं कहाँ से क्या कंटेंट जुगाड़ किए हैं। आपको हम 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, आपका यहाँ से कंटेंट लिया गया है। थोड़ा सा आप रुक जाइए, दिखाते हैं आपको हम। देखिए ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यहाँ से आपका 60% कंटेंट हम जो है यहीं से ले लिए हैं। तो पूरा जो है काम हो गया है इस तरह करके। और आपका यहाँ देख रहे हैं मैप, यही मैप हम बनाए हैं आपका यहाँ पे, जो झारखंड का, जो इंडिया का जो मैप देख पा रहे हैं, यही मैप को हम यहाँ पे बना दिए हैं। ये मैप हम यहीं से स्टार्ट किए, यहीं से लिए हैं इस मैप को। आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। आपका पेज नंबर है 61 और क्लास है आपका 11th क्लास का ज्योग्राफी, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सबका फिर से स्वागत है सरय पाठशाला में। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मौसम का वर्णन कीजिए। ये चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, प्रायः कौन से मार्ग से गुजरते हैं। देखिए इसका इंट्रोडक्शन पहले हम लोग देखेंगे कि परिचय, इंट्रोडक्शन या भूमिका लिख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न वायु दाब वाले तीव्र चक्रीय मौसमी तंत्र। क्या उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है निम्न वायु दाब वाले, जहाँ कम वायु दाब होता है वाले तीव्र चक्रीय मौसमी तंत्र है। मतलब कि बहुत ज़्यादा जो चक्रीय है, तीव्र तरह से चक्र की तरफ घूमता है, वो मौसमी तंत्र है, जो केवल गर्म महासागर सतहों पर उत्पन्न होते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र में और खास करके गर्म महासागर सतह पर उत्पन्न होते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न वायु दाब वाले तीव्र चक्रीय मौसम तंत्र है, जो केवल गर्म महासागर सतहों पर उत्पन्न होते हैं। इन्हें कोरियोलिस बल यानी कोरियोलिस फोर्स के कारण सर्पिलाकार घूमती हुई हवाओं और मूसलाधार बारिश के लिए जाना जाता है। इन्हें जो है कोरियोलिस बल के कारण सर्पिलाकार घूमती हुई हवाओं और मूसलाधार बारिश के लिए जाना था। किनको, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार, WMO के अनुसार, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार, ये चक्रवात वैश्विक स्तर पर उष्मा संतुलन, हीट बजट को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये अतिरिक्त उष्मा को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर स्थानांतरित करते हैं। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया, उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र
वायु दाब वाले तीव्र चक्रीय मौसमी तंत्र हैं जो केवल गर्म महासागरीय सतहों पर उत्पन्न होते हैं। इन्हें कोरियोलिस बल के कारण सर्पिलाकार घूमती हवाओं और मूसलाधार बारिश के लिए जाना जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार ये चक्रवात वैश्विक स्तर पर ऊष्मा संतुलन यानी हीट बजट को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये अतिरिक्त ऊष्मा को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर स्थानांतरित करते हैं। यानी कि भूमध्य रेखा से जो बीच से ऊपर की ओर या नीचे की ओर जो है ध्रुवों की ओर जो है स्थानांतरित करते हैं। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब आपका देखिए जो मेन बॉडी है क्वेश्चन का, उष्णकटिबंध चक्रवातों के मौसम, सीजन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। देखिए उष्णकटिबंध चक्रवात वर्ष के किसी भी समय आ सकते हैं। उष्णकटिबंध चक्रवात वर्ष के किसी भी समय में आ सकते हैं, साल में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन इनकी बारंबारता माने इनकी संख्या बार बार जो है और तीव्रता कुछ विशेष मौसम में अत्यधिक बढ़ जाती है। यहाँ पे क्या लिखा है, उष्णकटिबंध चक्रवात का कोई एक फिक्स मौसम नहीं है, ये साल में वर्ष में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन इनकी बारंबारता माने बार बार आना, इनकी बारंबारता और तीव्रता कुछ विशेष मौसमों में अत्यधिक बढ़ जाती है। अब वो विशेष मौसम कौन कौन सा है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले लिखे हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थन हेमिस्फीयर। इस क्षेत्र में चक्रवात का मुख्य मौसम जून से नवंबर के बीच होता है। उत्तरी गोलार्ध, इस क्षेत्र में चक्रवात का मुख्य मौसम जून से नवंबर के बीच होता है। उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में यह अगस्त से अक्टूबर के दौरान चरम पर होता है। क्या है, इस क्षेत्र में उत्तरी गोलार्ध क्षेत्र में चक्रवात का मुख्य मौसम जून से नवंबर तक होता है के बीच होता है। उत्तरी अटलांटिक और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में यह अगस्त से अक्टूबर के दौरान चरम पर होता है। यानी अगस्त से लेके कहाँ, अक्टूबर के दौरान जो है चरम पर होता है। कहाँ पे, उत्तरी अंटार्कटिक और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में। अब देखिए हिंद महासागर में, और यहाँ लिखे भारत के संदर्भ में, भारत में चक्रवात मुख्यतः दो मौसमों में उत्पन्न होते हैं। एक हो जाएगा पूर्व मानसून काल माने मानसून से पहले वाला काल, और दूसरा हो जाएगा आपका उत्तर मानसून काल माने मानसून के बाद वाला काल। तो हिंद महासागर में जो है भारत के संदर्भ में, भारत में चक्रवात मुख्यतः दो मौसमों में उत्पन्न होते हैं। पहला हो जाएगा पूर्व मानसून काल, अप्रैल जून वाला मौसम है, जून के बाद यहाँ आता है जो मानसून, लेकिन अप्रैल जून मौसम है। समुद्र का तापमान अधिक बढ़ जाता है अप्रैल और जून में। वायुमंडल में नमी एवं संवहन अधिक होता है। इस अवधि में शक्तिशाली चक्रवात बनने की संभावना अधिक रहती है। उदाहरण के लिए फानी और ताउती। क्या लिखा गया है, पूर्व मानसून काल। इस काल में क्या होता है, अप्रैल जून महीने में क्या होता है, समुद्र का तापमान अधिक होता है, तभी तो वर्षा होता है, तो समुद्र का तापमान अधिक बढ़ जाता है। वायुमंडल में नमी और संवहन अधिक होता है। इस अवधि में शक्तिशाली चक्रवात बनने की संभावना अधिक रहती है। उदाहरण के लिए फानी 2019 में आया था और ताउते 2021 में आया था। इस तरह एग्जाम्पल भी दे देना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए दूसरा क्या है, उत्तर मानसून काल। क्या हो जाएगा, उत्तर मानसून काल अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, यानी मानसून के बाद वाला काल। यह भारत में चक्रवातों का सबसे सक्रिय मौसम माना जाता है। यह भारत में चक्रवातों का सबसे सक्रिय मौसम माना जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के समय अनुकूल परिस्थितियां रहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जब मानसून लौटने लगता है, मानसून निवर्तन काल या मानसून का लौटना इसे कहा जाता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के समय अनुकूल परिस्थितियां रहती है। इस अवधि में विशेषकर बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात बनते हैं। इस अवधि में विशेषकर बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात बनते हैं। उदाहरण के लिए अम्फान, यास और मिचोंग। अम्फान 2020 में आया था, यास 2021 में आया था और मिचोंग 2023 में आया था। तो यहाँ पे क्या लिखा गया कि आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मौसम में पहला लिखे उत्तरी गोलार्ध वाला पीरियड में, फिर लिखे हिंद महासागर में, इसमें लिखे पूर्व मानसून काल, और दूसरा में क्या लिखे हैं कि उत्तर मानसून काल। दो पीरियड में हम दिखा दिए हैं। और तीसरा है आपका दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक तो हो गया उत्तरी गोलार्ध में, फिर हिंद महासागर वाला जगह में, और तीसरा है दक्षिणी गोलार्ध में, साउथर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ चक्रवात का मौसम नवंबर से अप्रैल के बीच होता है। कहाँ से कहाँ, नवंबर से अप्रैल के बीच होता है। जिसका चरम काल, जिसका यहाँ दो बार चरम काल लिखा गया था, एक बार काट दीजिएगा। जिसका चरम काल जनवरी के अंत से मार्च की शुरुआत तक रहता है। जिसका चरम काल जनवरी के अंत से मार्च की शुरुआत तक रहता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर के आसपास। यहाँ पे क्या लिखा गया है दोस्तों कि आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का मौसम, आराम से समझिएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्ष के किसी भी समय आ सकते हैं, लेकिन इनकी बारंबारता तीव्रता कुछ विशेष मौसमों में अत्यधिक बढ़ जाती है। एक है उत्तरी गोलार्ध में। इस क्षेत्र में चक्रवात का मुख्य मौसम जून से नवंबर के बीच होता है। उत्तरी अटलांटिक और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में यह अगस्त से अक्टूबर के
दौरान चरम पर होता है। हिंद महासागर वाले क्षेत्र में पढ़ें, यहाँ पे पूर्व मानसून काल में अप्रैल जून में क्या हो गया कि समुद्र का तापमान बढ़ जाता है, वायुमंडल में नमी हो जाती है और संभावना अधिक होता है। इस अवधि में शक्तिशाली चक्रवात बनने की संभावना अधिक रहती है, जैसे ताउते और फानी चक्रवात आया था। उसी तरह उत्तर मानसून काल माने मानसून के बाद वाला काल अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, यह भारत में चक्रवातों का सबसे सक्रिय मौसम माना जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के समय अनुकूल परिस्थितियां रहती है। इस अवधि में विशेषकर बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात बनते हैं, उदाहरण के लिए अम्फान, यस और मिचोंग। दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ चक्रवात का मौसम नवंबर से अप्रैल के बीच होता है, जिसका चरम काल जनवरी के अंत से मार्च की शुरुआत तक रहता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर के आसपास। तो ये आप देख पा रहे होंगे जो क्वेश्चन का मेन बॉडी था पहला नंबर में, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मौसम का वर्णन कीजिए, ये हो गया है। ये चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, अब हम लोग इसको देखने वाले हैं। ये चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, ओरिजिन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखिए हम यहाँ कुछ नहीं किए हैं, आपको हम एक चीज़ दिखाते हैं कि आपका समझ में आ जाएगा। आप लोग को थोड़ा सा रुकिएगा ताकि हम आपको समझा पाएँ तरीका से। 1 मिनट बस। देखिए ये नाम क्या किए हैं कि यहीं से कॉपी पेस्ट हम कर दिए हैं, यहाँ से निकाले हैं और बस जो है उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं, ये एनसीईआरटी का बुक है, यहीं से हम इसको जो है कॉपी पेस्ट कर दिए हैं और हम कुछ नहीं किए हैं। अब यहाँ देखिए 4 पॉइंट होगा, यही 4 पॉइंट को हम यहाँ पे लिख के डील कर दिए हैं। तो एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक चीज़ का समाधान कहाँ है, एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी उसी को पढ़िएगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज और टॉपिक को छोड़ दीजिएगा। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र है और 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र है और 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। ये आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं, 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर हो सकती है। कितनी, 12 से 14 किलोमीटर। यहाँ क्या है, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश हो जाएगा। 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं और इसकी ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर की हो सकती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक उष्मा इंजन की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं, एक उष्मा इंजन की तरह होते हैं, जिससे ऊर्जा प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त उष्मा से होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक उष्मा इंजन की तरह होते हैं, जिसे ऊर्जा की प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त उष्मा से होती है। अब यहाँ क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों में मतभेद है। इनकी उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित प्रारंभिक परिस्थितियों का होना आवश्यक है। माने उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उसकी उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिकों में मतभेद है, लेकिन जो है इनकी उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित प्रारंभिक परिस्थितियों का होना आवश्यक है। 4 परिस्थितियां जो एनसीईआरटी में दिया है वही हम लिखे हैं। लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण और आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त उष्मा निर्मुक्त होती है, यानी गुप्त उष्मा छोड़ी जाती है। कि लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण और आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, मतलब उष्ण और आर्द्र वायु हमेशा जो है कंटिन्यू बेसिस पे जो है मिलता रहे, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त उष्मा निर्मुक्त हो, यानी कि छोड़ी जाती हो। क्या लिखा गया पहला नंबर में, लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण माने गर्म और आर्द्र वायु हवा की सतत उपलब्धता, मतलब कंटिन्यू बेसिस पे उसको मिलते रहे, जिससे बड़ी मात्रा में गुप्त उष्मा निर्मुक्त माने गुप्त उष्मा छोड़ी जा सके। तीव्र कोरियोलिस बल जो केंद्र के निम्न वायुदाब को भरने ना दे। तीव्र कोरियोलिस बल जो केंद्र के निम्न वायुदाब को भरने ना दे, जो भूमध्य रेखा क्षेत्र होता है वहां पे क्या भरने ना दे। भूमध्य रेखा के आसपास 0 से 5 डिग्री के बीच कोरियोलिस बल कम होता है, परिणाम स्वरूप यहाँ चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। यहाँ पे क्या लिखा गया, तीव्र कोरियोलिस बल जो केंद्र के निम्न वायुदाब को भरने ना दे। भूमध्य रेखा के आसपास जो 0 से 5 डिग्री का जो एरिया होता है के बीच कोरियोलिस बल का प्रभाव कम होता है, क्योंकि यहाँ पे चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। इसी कारण क्या होता है, यहाँ पे चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है 0 से 5 डिग्री के आसपास में। अब देखिए 3rd नंबर में क्या है, क्षोभ मंडल में अस्थिरता, जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाते हैं। इन्हीं के चारों ओर चक्रवात भी विकसित हो सकते हैं। क्या लिखा गया दोस्तों यहाँ पे कि क्षोभ मंडल में अस्थिरता, मतलब क्षोभ मंडल स्थिर ना हो। आप जानते होंगे कि क्षोभ मंडल में सबसे अधिक बादल गरजते हैं, वर्षा होती है, आंधी तूफान सब कहाँ आता है, तो क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल में अस्थिरता, जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाते हैं।
इन्हीं के चारों ओर चक्रवात भी विकसित हो सकते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट था। चौथा नंबर पॉइंट क्या है? मजबूत ऊर्ध्वाधर वायुफान, जिसको वेड्स कहा जाता है। मजबूत ऊर्ध्वाधर वायुफान जिसे वेड्स कहा जाता है की अनुपस्थिति जो नम और गुप्त उष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव को रोक सके। क्या लिखा गया दोस्तों? आराम से समझिएगा, हम समझाते हैं बढ़िया से। कि लगातार और पर्याप्त मात्रा में गर्म और आर्द्र वायु की उपलब्धता जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त उष्मा छोड़ी जा सके। पहला नंबर में था। दूसरा में क्या है? तीव्र कोरियोलिस बल जो केंद्र के निम्न वायुदाब को भरने न दे। इसीलिए क्या होता है कि भूमध्य रेखा के आसपास 0 से 5 डिग्री के बीच में कोरियोलिस बल का प्रभाव कम होता है, जिसके परिणाम से वहां पर चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। तीसरा क्या है? क्षौम मंडल में अस्थिरता जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाते हैं। इन्हीं के चारों ओर चक्रवात भी विकसित हो सकते हैं। चौथा नंबर में क्या है? मजबूत ऊर्ध्वाधर वायुफान जिसको वेड्स कहता है की अनुपस्थिति जो नम और गुप्त उष्मायुक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव को रोक सके। अब देखिए ये तो हो गया दोस्तों कि यहाँ पे एक तो है, हम यहाँ पे लिख दिया गया है कि क्या कंडीशन है, लेकिन यहाँ जो लिखे हैं ना वैश्विक उत्पत्ति क्षेत्र, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा था कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे हम लिख दिए किस कंडीशन में उत्पन्न होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लिख दिए क्या कहाँ उत्पन्न होते हैं। हल्का सा डायग्राम बना के थोड़ा सा जो है लिख दिया गया। वैश्विक उत्पत्ति क्षेत्र उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में, जहाँ पे चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर टाइफून कहा जाता है। कैरिबियन सागर और मैक्सिको खाड़ी, जहाँ पे चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। और दक्षिण पश्चिम प्रशांत क्षेत्र खास करके ऑस्ट्रेलिया, इसको वेली वेली कहा जाता है। क्या लिखा है? वैश्विक उत्पत्ति क्षेत्र उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर टाइफून, कैरिबियन सागर और मैक्सिको खाड़ी हरिकेन, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर खास करके ऑस्ट्रेलिया वाला में वहाँ पे वेली वेली इसको कहा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख दिया गया है, फिर यहाँ पे जो है मौसम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मौसम को डील कर दिया गया है, फिर जो है आपका ये कहाँ उत्पन्न होते हैं इसको लिख दिया गया है, और किन जगहों में है किस कंडीशन में सबको लिख दिया गया है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी है थर्ड नंबर है अंतिम है, ये चक्रवात या ये प्राय कौन से मार्ग से गुजरते हैं? ये चक्रवात जो है कौन से मार्ग से गुजरते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मार्ग, पेथ ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, कौन सा मार्ग से चलते हैं इसको हम लोग लिखेंगे। फिर इंडिया का मैप बना दिया गया छोटा सा, और फिर बाद में हमको कंक्लूजन करके पूरा आंसर राइटिंग को खत्म कर देने का प्रयास किया गया। दोस्तों देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मार्गों का वर्णन कीजिए। देखिए इन चक्रवातों की गति प्रारंभ में व्यापारिक पवनों यानी कि ट्रेड विंड्स तथा बाद में पश्चिमी पवनों यानी कि वेस्टर्न लाइट्स से नियंत्रित होती है। क्या लिखा गया है? इन चक्रवातों की प्रारंभ में व्यापारिक पवनों तथा बाद में पश्चिमी पवनों से नियंत्रित होती है। इन चक्रवातों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की गति को प्रारंभ में व्यापारिक पवनों से तथा बाद में पश्चिमी पवनों से नियंत्रित होती है। कौन? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब देखिए इसका लिखा गया है प्रारंभिक मार्ग, और यहाँ लिखा गया है पुनरावर्तन यानी कि रिकर्व, दोबारा जो लौटने वाला जो कहानी होता है ये यहाँ पे लिखा गया है, और भारत में इसके प्रमुख मार्ग को लिख दिया गया। दोस्तों देखिए प्रारंभिक मार्ग क्या है? सामान्यतः पूर्व से पश्चिम दिशा में बढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उत्तर हिंद महासागर में अधिकांश चक्रवात उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है कि प्रारंभिक मार्ग सामान्यतः पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उत्तर हिंद महासागर में अधिकांश चक्रवात उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हैं। ये प्रारंभिक मार्ग हो गया दोस्तों। उसके बाद है पुनरावर्तन रिकर्वेचर, लगभग 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश पर पहुंचने के बाद ये उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाते हैं। लगभग 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश पर पहुंचने के बाद ये उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाते हैं। इसका कारण पश्चिमी पवनों का प्रभाव होता है। इसका कारण क्या है? पश्चिमी पवनों का प्रभाव होता है। अब देखिए इसका क्या भारत का मैं पढ़ूंगा, भारत में कहाँ कहाँ ये जो है चलते हैं, या जो है इसका रास्ता क्या क्या है। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात और अरब सागर से उत्पन्न चक्रवात दो है। एक है आपका बंगाल खाड़ी, सॉरी इधर बंगाल खाड़ी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात यानी कि आपका मैपिंग का जो है यहाँ पे इस तरह मैप बनाएंगे, यहाँ पे इस तरह मैप बनाएंगे, यहाँ पे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और बर्मा के तट से टकराते हैं। क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी से जो उत्पन्न चक्रवात होते हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश अथवा बर्मा के तट से टकराते हैं। अब अरब सागर से उत्पन्न चक्रवात क्या है? प्रायः या गुजरात, महाराष्ट्र या ओमान, पाकिस्तान के तट की ओर बढ़ते हैं। इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। यहाँ क्या हो गया? बंगाल खाड़ी वाला क्या हो गया? ये उत्तर पश्चिम दिशा से बढ़ते हुए ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश अथवा बर्मा जिसको म्यांमार कहता है के तट से टकराते हैं। अरब सागर से उत्पन्न चक्रवात क्या है?
प्रायः गुजरात, महाराष्ट्र तथा ओमान, पाकिस्तान तट की ओर बढ़ते हैं। इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। बंगाल खाड़ी से उठने वाले उत्पन्न होने वाले चक्रवातों की संख्या में अरब सागर में उत्पन्न होने चक्रवातों की संख्या कम होती है। अब देखिए उष्णकटिबंध चक्रवातों पर भारत का प्रभाव, इसको लिख दिया गया है कि कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। तो सकारात्मक प्रभाव क्या है कि वर्षा में वृद्धि, यदि कम वर्षा हो रहा है तो वर्षा ज़्यादा होगा, कृषि को लाभ मिलेगा वर्षा ज़्यादा होगा तो, और जलाशयों का पुनर्भरण, जो जलाशय सूख जाते हैं उनका क्या होगा कि दोबारा जो वो भर जाएंगे, रिफिल हो जाएंगे। वर्षा में वृद्धि, कृषि को लाभ और जलाशयों का पुनर्भरण हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए नकारात्मक प्रभाव क्या हो जाएगा, अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़, ये हो जाएगा। समुद्री तूफानी लहर यदि ज़्यादा आता है तो क्या देखते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगा 4-5 दिन में, एकदम पूरा खतरनाक टाइप का, तो ये इसी चक्रवात का जो है उदाहरण है। तो अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़, समुद्री तूफान एवं लहरें, तटीय कटाव, जन धन की व्यापक हानि, कृषि एवं आधारभूत संरचना का विनाश। अब पंजाब में देखे होंगे पिछले साल किस तरह से आपका जो है बारिश हुआ था, ये सब इसी का प्रभाव है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक इंडिया का हम मैप बना दिए हैं, तो इस तरह डायग्राम मैंने इतना कलरफुल आप नहीं बनाइएगा, एक सिंपल तरीका से बनाइएगा ताकि आसान लगे और दिखे भी बढ़िया। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रेड कलर वाला, ये अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, जहाँ भी आप रेड वाला देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है जो आपका लद्दाख वाला एरिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस वाला एरिया में, यहाँ जो है आपका पूर्व उत्तर भारत में है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इन एरिया में क्या अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र है। फिर क्या है ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो हम ग्रीन ग्रीन करके यहाँ जो प्लस प्लस किए हैं, ये ग्रीन वाला प्लस प्लस एरिया क्या है, अति अधिक जोखिम क्षेत्र है, यानी अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, जहाँ सबसे अधिक आ सकता है चक्रवात, यहाँ हो जाएगा। लेकिन उससे थोड़ा कम, यानी ये भी यहाँ भी है जो आएगा ज़्यादा, तो इस वाले एरिया में क्या हो जाएगा, अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र हो जाएगा। फिर मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र, ये आप देख रहे होंगे इस कलर का, जहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये वाला एरिया देख रहे हैं आप, ये वाला एरिया आप देख पा रहे होंगे, तो इन वाले एरिया में क्या है कि मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र है। फिर निम्न, जहाँ पे कम जो है चक्रवात आएंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वो इस वाले एरिया में कम आते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका जो है एक आपका बना दिया गया है डायग्राम, और ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है, कुछ अलग नहीं किया गया है। तो आप इस तरह करके एक डायग्राम बना सकते हैं और आप जो है आपका यदि ज़्यादा नंबर आएगा ऐसे। देखिए यहाँ पे क्या हम किए हैं, अब मेरा बात समझिएगा कि पूरा आंसर राइटिंग को यदि हम देखें, जैसे नंबर वाइज हम डिवाइड करेंगे, तो इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और आपका मैपिंग में 10 नंबर हो जाएगा। हम बता रहे हैं आपको, देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मौसम का वर्णन कीजिए, ये आपका 10 नंबर हो गया, 20 नंबर हो गया। ये चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, ये 10 नंबर हो गया, 30 नंबर हो गया। और प्रायः कौन सा मार्ग से गुजरते हैं, 40 नंबर, यानी 40 नंबर है। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और मैपिंग 10 नंबर का हो गया। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ मौसम का वर्णन करें, ये 10 नंबर हो गया। ये चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, ये 10 नंबर हो गया। और प्रायः कौन सा मार्ग से गुजरते हैं, ये 10 नंबर हो गया। यानी यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और आपका मैपिंग मिला दीजिएगा तो 10 नंबर और ऐड कर दीजिए तो 40 नंबर हो गया। तो इस तरह आप जो तो फ्रेमिंग नहीं कीजिएगा। हम यहाँ क्या किए, इंट्रोडक्शन लिख दिए, फिर क्या किए हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मौसम का वर्णन कीजिए। आप देख पा रहे होंगे हम पूरा मौसम का वर्णन कर दिए हैं। फिर कहाँ उत्पन्न होते हैं, इस उत्पन्न का जो है प्रक्रिया लिख दिए कि परिस्थिति क्या है और कहाँ कहाँ विश्व में उत्पन्न होगा, ये भी लिख दिए गए हैं। इसका मार्ग कौन कौन सा है, ये भी लिख दिए, प्रारंभिक मार्ग वगैरह, भारत के प्रमुख मार्ग कहाँ है, और लास्ट में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है अपने सब लिख दिए हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव लिख दिए। और एक इंडिया का मैप बना दिए दोस्तों, और उसमें दिखा दिए कहाँ पे अति जोखिम क्षेत्र है, कहाँ मध्यम है, कहाँ निम्न है, कहाँ सबसे अधिक है। तो इस तरह करके आप एक फ्रेमिंग कर सकते हैं, आपका आंसर राइटिंग सटीक हो जाएगा। अब देखिए कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, ये अंतिम कड़ी है। निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान के कारण वर्तमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के व्यवहार में तीव्र बदलाव आ रहा है। क्या, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्तमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के व्यवहार में तीव्र बदलाव आ रहा है। अब अरब सागर जैसे अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र में भी तीव्र चक्रवातों जैसे विपर्जय चक्रवात आता है की आवृत्ति बढ़ी है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है गर्म जलवायु में आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्तमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के व्यवहार में तीव्र बदलाव आ रहा है। अब अरब सागर जैसे अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्रों में भी चक्रवातों जैसे कि विपर्जय की आवृत्ति बढ़ी है। भारत ने समयबद्ध पूर्वानुमान, बेहतर निकासी व्यवस्था तथा संस्थागत आपदा प्रबंधन के माध्यम से उल्लेखनीय कमी लाई है। भारत क्या क्या है कि समयबद्ध पूर्वानुमान, समय से पहले जो है पूर्वानुमान हो जाता है, बेहतर निकासी व्यवस्था तथा संस्थागत आपदा प्रबंधन के माध्यम से उल्लेखनीय कमी लाई है। भविष्य में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, तटीय पारिस्थितिकी संरक्षण, जलवायु अनुकूल विकास तथा जन भागीदारी की समन्वित प्रयास से ही चक्रवातीय जोखिम को कम करने के कुंजी होंगे। क्या लिखा गया है कि भविष्य में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, तटीय पारिस्थितिकी संरक्षण, जलवायु अनुकूल विकास
तथा जन भागीदारी के समन्वित प्रयास से ही चक्रवातीय जोखिम को कम करने की कुंजी होंगे। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान के कारण वर्तमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के व्यवहार में तीव्र बदलाव आ रहा है। अब अरब सागर जैसे अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्रों में भी तीव्र चक्रवातों जैसे बिपरजॉय की आवृत्ति बढ़ी है। भारत ने समयबद्ध पूर्वानुमान, बेहतर निकासी व्यवस्था तथा संस्थागत आपदा प्रबंधन के माध्यम से उल्लेखनीय कमी लाई है। भविष्य में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, तटीय पारिस्थितिकी संरक्षण, जलवायु अनुकूल विकास तथा जन भागीदारी के समन्वित प्रयास ही चक्रवाती जोखिम को कम करने की कुंजी होंगे। तो दोस्तों, आज का ये आंसर राइटिंग था। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ये पूरा कंटेंट जुगाड़ करने में बहुत मेहनत लगता है। कभी कभी आप देखते होंगे बीच में हम एक वीडियो नहीं डाल पाते हैं। रीजन इसका क्या होता है कि कंटेंट नहीं मिल पाता उतना, तो कंटेंट को खोजने में बहुत मुश्किल लगता है। चैट जीपीटी भी यूज करते हैं तो वहाँ पर उतना कंटेंट नहीं मिल पाता है। तो प्रयास तो रहता है कि भरपूर जो है मतलब कंटेंट हम लेके आएँ और 500 से 700 वर्ड में खत्म कर दें, ताकि आपका एक नंबर भी बढ़िया मिले, आप लिख भी पाए और उस तरह काम भी कर पाएँ। यदि आप ये आंसर राइटिंग देखिएगा तो यह बहुत सारा काम हो सकता था, लेकिन हम जो है प्रयास किए कि कम शब्दों में बढ़िया तरीका से जो बना के आपके बीच लाया जाए, ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। झारखंड के किस कोने से आप हैं, झारखंड में कहाँ में आप रहते हैं, किस तरह का तैयारी करते हैं, अब मेरा क्या रोल है, जरूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक जोहार झारखंड, जय झारखंड।